नमस्कार दोस्तों, कैमरा और परिवार में एक बार फिर से सबका स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार मैग्नेटिक मूवमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी तरह मैग्नेटिक मूवमेंट पर आधारित थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो भी कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बताए गए तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट को देखते हुए बताए गए। तो हम लोग देख लेते हैं पहले कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। एक्चुअली मैग्नेटिक मूवमेंट एक मैग्नेट की स्ट्रेंथ को मेजर करने का तरीका है। तो देखो, मान लेता हूँ मेरे पास कोई भी एटम है, जैसे मान लेता हूँ आयरन है Fe, और Fe की अगर मैं बात करूँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो देखो अंदर वाले सेल्स में तो आर्गन, बाहर क्या आएगा 4s2 एंड 3d6, क्योंकि आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया 4s2, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 4s के बाद क्या भरा जाएगा 3d। में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। आप लोग एक चीज देखो कि जो 4s में और 3d के पहले ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इससे अपोजिट घूम रहा है। कैसे? क्लॉकवाइज। इसकी स्पिन अगर +½ है तो दूसरे वाले की स्पिन क्या हो जाएगी अपने आप से -½ तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट इसने प्रोड्यूस किया होगा उससे अपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट दूसरे वाला प्रोड्यूस करेगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि पेयरिंग हो रखी है जहाँ पे, वहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा घूमेगा क्लॉकवाइज। और अगर एक ने मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में जनरेट किया, दूसरा इससे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट को जनरेट करेगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल। तो जहाँ पे पेयरिंग है, पेयरिंग के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट 0। मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट अगर होगा तो किसके कारण होगा? सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने मैग्नेटिक मूवमेंट्स को आपस में कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट किसके कारण से होगा? इन चारों के कारण से। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान से समझो आप लोग। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √4 S+1 Bm बोर मैग्नेटन इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट Bm। इसको क्लियरली लिख दो। अब आप लोग ध्यान से देखो, ये S क्या है? S इज सम ऑफ ऑल स्पिन्स। इट इज सम ऑफ ऑल स्पिन्स, और मोड लगा दिया मतलब कि हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो देखो जो पेयर्ड केसेज हैं उनकी स्पिन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसकी स्पिन क्या होगी? +½ +½ और +½ या सबकी -½ भी हो सकती है, एक ही बात है। सबकी -½ भी हो सकती है, सबकी +½ भी, लेकिन सबकी सेम होगी, ये बात जरूरी है कि सबकी +½ होगी या सबकी -½ तो S क्या होगा आप लोग देख सकते हो, S विल बी इक्वल टू ½ +1/2 +1/2 +1/2। या हम लोग बोल सकते हैं कि देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन आती होती है, तो मान लो मेरे पास n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो स्पिन क्या हो जाएगी n × 1/2। मतलब स्पिन फॉर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू 1/2। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण स्पिन क्या होती है? ½ +½ भी हो सकती है, -½ भी। मोड लगाएंगे तो पॉजिटिव ही बन जाएगा अल्टीमेटली। और स्पिन ऑफ n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कितनी आएगी? इट विल बी इक्वल टू n × 1/2, दैट विल बी इक्वल टू n/2। ये भी बोल सकते हैं। जैसे इस वाले केस में क्या हो रहा है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास, तो 4/2। आप लोग देख सकते हो, इनको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4/2 ही आएगा। मतलब अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे मैं S की वैल्यू पुट करूंगा 2। देखो इस केस में S की वैल्यू क्या आ गई? इट इज इक्वल टू 2 आया ना S। तो यहाँ पे मैं S की वैल्यू पुट करूंगा, इट इज इक्वल टू √4 × 2 × 2 + 1 = 3 4 मैग्नेटम
इट इज इक्वल टू √24 bm। तो ये इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को निकाल सकते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला जो S है वो किसके बराबर है, S इज इक्वल टू n/2। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्या होगी, हाफ, तो n इंटू 1/2 मेरे पास क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। तो इसको मैं S की जगह पे लिख सकता हूँ n/2। आप लोग ध्यान रखो, 4 इंटू S की जगह लिखा मैंने n/2 इंटू n/2 प्लस 1, तो इट विल बी इक्वल टू, इसको जब सोल्व करेंगे √ को, तो 4 इंटू, अब n/2 इंटू इसका एलसीएम मैंने 2 ले लिया तो n प्लस 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4 और 4 से कैंसिल, तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर बचेगा, इट विल बी इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटम। तो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट के दो फॉर्मूले आ गए, √4 इंटू S इंटू S प्लस 1, या फिर बोल सकते हैं √n इंटू n प्लस 2। यहाँ पे n क्या है आप लोग समझोगे, n इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, n इज टोटल इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि एटम के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए वो n है। तो मैं साफ साफ लिख देता हूँ, यहाँ पे n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और आप लोग गलती क्या करते हो, हम लोग याद इसको ऐसे रख लेते हैं √n इंटू n प्लस 1। ध्यान से देख लो, n इंटू n प्लस 2 है, 1 नहीं है। तो फॉर्मूले में यहाँ पे n इंटू n प्लस 2 आप लोगों को पुट करना है, n प्लस 1 पुट नहीं करना है। तो जैसे ये मैंने आयरन का केस लिया था, तो आयरन के केस में यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इंटू 4 प्लस 2 मतलब 6, 4 इंटू 6 क्या आएगा आंसर, √24 ही आएगा। तो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो या फिर ये फॉर्मूला यूज करो, एक ही बात है, दोनों आपस में बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है। एक बात हमारे दिमाग में क्लियर है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स इसके लिए लेके देखता हूं मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया Fe+2, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe+2, सेकंड इज Mn+3, थर्ड इज Cobalt+2 एंड फोर्थ इज Nickel+2। इस तरीके के मेरे पास आयंस आ गए। तो अब सबसे पहले को हम लोग निकालते हैं Fe+2 को। आप लोगों को सबको पता है Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। और न्यूट्रल कंडीशंस में Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होती है, Ar, और उसके बाद लिखते हैं 4s2 3d6। लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? अच्छा, अब इसके ऊपर +2 चार्ज भी तो है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकल गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से बाहर जाएंगे, हम लोग समझेंगे D वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे। नहीं, जब भी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है पहले हायर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। हायर सेल कौन सा है, 4th सेल। तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको हटाएंगे, इन वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को पहले हटाएंगे, उसके बाद हम लोग D के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे देखो, जब ये S वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी, 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, 4s में क्या हो जाएगा, 0। 4s विल बिकम 0 एंड 3d6। अब हम लोग इसके लिए बना के देख लेते हैं। छह इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 3d में, क्योंकि 4s का तो काम खत्म हो गया।
तो 5 अनपेयर्ड, उसके बाद चौथा क्या करवाएगा, पेयरिंग। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं फॉर्मूले में। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 BM, जहाँ पे n क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए इस केस में, 4 आए, तो अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज 6, और मैं लिख सकता हूँ इट इज इक्वल टू अंडर रूट 24 BM। ओके, अब नेक्स्ट केस हम लोग ट्राई करते हैं Mn प्लस 3। तो देखो इनके एटॉमिक नंबर सबको याद होनी चाहिए। Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब आगे से मैं आर्गन को नहीं लिखूंगा, आउटर मोस्ट सेल ही लिखूंगा मैं, आर्गन को बार बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ वैलेंस या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ही मैं लिखूंगा। तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4s2 एंड 3d5। अब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए इससे, इसका मतलब ये है कि इससे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तभी तो इस पर चार्ज +3 आया। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे कौन से वाले, s वाले, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से चला जाएगा, d से। देखो 2 तो s से जाएंगे, लेकिन हमने भेज कितने रखे हैं बाहर, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन d से जाएगा। तो d में इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, 3d4। तो इसका मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी भाई, 3d4। अब 3d के अंदर हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। जब भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को d के अंदर हम लोगों ने भरा, 1 2 3 और 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दोबारा से मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 24 BM। अब नेक्स्ट एक बार कोबाल्ट का केस लेता हूँ। देखो सबके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल 21 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर्स को अच्छी तरीके से रट लो। इसका एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट का 27, प्लस 2 चार्ज आ गया। दोबारा से इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 4s2 और 27 है तो 3d7। ये आप लोग याद रख लो, 27 मतलब 3d7 आएगा लास्ट में, 25 मतलब d5, 26 मतलब d6। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख लो, ये बिल्कुल फिक्स है। तो अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर भेजने, 2, क्योंकि +2 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से चले जाएंगे, जाहिर सी बात है पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 4s वाले। आप लोग गलती क्या करोगे, आप लोग d से बाहर भेज दोगे, तो d से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं भेजना है। अब 3d के अंदर मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, इनको मैं 3d के अंदर फिल करूँगा। तो देखो कैसे आएगा, 1 2, पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद देख सकते हो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 प्लस 2 विल बी 5, तो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 15 BM। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट्स को निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था मैग्नेटिक मोमेंट। आप लोग निकल के लिए ट्राई कर सकते हो एक बार। सो निकल के लिए अंडर रूट 8 आ गया होगा सबका। अब निकल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 इंटू 4 8 और अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट 8। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो स्ट्रोंगली जो थी वो बेस्ड थी किस पे, मैग्नेटिक मूवमेंट की मेजरमेंट्स के ऊपर, और एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर बेस्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बिना किसी बेसिस पे ये बोला कि कुछ लिगेंड्स स्ट्रोंग होंगे, कुछ लिगेंड्स क्या होंगे, वीक। स्ट्रोंग लिगेंड्स पेयरिंग करवा देंगे, वीक लिगेंड्स पेयरिंग नहीं करवाएंगे। ये सब बातें बाद में हमें पता लगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के दौरान। मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई उस टाइम पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं थी। लिगेंड फील्ड थ्योरी बाद में आई थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बाद में आई थी, जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये ड्रॉबैक भी रहा कि उसने बिना किसी बेसिस पे कुछ लिगेंड्स को स्ट्रोंग बताया, कुछ को वीक बताया, और वो सब उसने कैसे बताया, मैग्नेटिक मूवमेंट्स की मेजरमेंट्स के हिसाब से। तो देखो मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करने से पहले एक बात बता दूं कि जैसे कि स्ट्रोंग लिगेंड्स उसने किस किस को माना। जैसे कि मान लो जैसे कुछ लिगेंड्स के साथ जो मैग्नेटिक मूवमेंट था वो मेजर्ड वैल्यू से, मतलब कि थ्योरेटिकल वैल्यू से कम आ रहा था। तो कम आ रहा था मतलब वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कुछ पेयरिंग हो गई होगी। क्योंकि देखो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज़्यादा।
तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स वाले केस में क्या हो रहा था, मैग्नेटिक मोमेंट कम आ रहा था। तो उस केस में उन लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर करवा जा रहे हैं, क्यों, लिगेंड की वजह से। तो कुछ लिगेंड्स लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड Cn- NH3 NO पॉजिटिव, ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। और कुछ लिगेंड्स होंगे जो कि वीक लिगेंड्स होंगे, इनके बारे में डिटेल में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे Cl- सारे हेलोजेंस, F-, Br-, OH-, इवन H2O जो है वो भी बाउंड्री लाइन पे खड़ा है, वो जनरली वीक लिगेंड ही होता है, लेकिन H2O किसी किसी केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो ये देखो, आप लोग पूछ सकते हो कि सर ये किस बेसिस पे आप बता रहे हो किसी को स्ट्रॉन्ग किसी को वीक, तो इसके पीछे क्या कारण है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे, जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ। तो देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने सबसे पहली बात तो क्या बताया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला सबसे पहला पॉइंट कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा लिगेंड से किसकी तरफ, मेटल की तरफ। तो ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड coordinate bond is formed from ligand to metal। लिगैंड से मेटल की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट होंगे, लिगैंड से मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे। दूसरी बात उसने क्या बोली, देखो जितने लिगैंड्स डोनेट कर रहे हैं मेटल के पास उतने खाली ऑर्बिटल्स भी होने चाहिए। मान लो हर लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए 2, तो मेटल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कहाँ करेगा, जहाँ पे उसके पास जगह होगी, मतलब उसके पास जितने पेयर डोनेशन होंगे उतने ही उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, डी नहीं मतलब कोई भी ऑर्बिटल्स, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए जिसमें लिगैंड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, डोनेट कर पाए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि metal should have number of empty orbitals equal to number of donor atoms। जितने डोनर एटम्स होने चाहिए, जितने डोनर एटम्स होने चाहिए उतने ही नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स मेटल के पास भी होने चाहिए। मान लो 5 एटम्स डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 5 लिगैंड डोनेट कर रहे हैं, तो 5 ऑर्बिटल एटम मेटल के पास क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। ये था सेकंड पॉइंट। तीसरी बात उसने क्या बोली कि जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। मेटल के ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज मेटलिक ऑर्बिटल्स और मेटल ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज बिफोर फॉर्मिंग बॉन्ड्स। बिफोर फॉर्मिंग बॉन्ड्स। और फोर्थ पॉइंट उसने क्या बताया, फोर्थ बात उसने बोली कि देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो हुई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से आए हो। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हो, एक ही एटम से। ये आप सबको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड ही है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है या नहीं बनता। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन यही है कि जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल या ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल से बने उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे भी मेटल के ऑर्बिटल्स में और लिगैंड के ऑर्बिटल्स में क्या हुआ होगा, ओवरलैप। तो फोर्थ पॉइंट कहता है कि मेटेलिक ऑर्बिटल्स और मेटल ऑर्बिटल्स overlaps with ligand orbitals to form
बॉन्ड्स। अब ये 4 पॉइंट थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, और काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। अब इसके बाद एक चीज़ देखो, जब 2 लिगेंड्स डोनेट कर रहे हैं, मतलब कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। जब पहला केस कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास क्या है, 2 लिगेंड्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमें डोनेशन में मिले, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? sp। से फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मैं बात करूँगा तो Ag NH3 ट्वाइस पॉजिटिव, या फिर नेक्स्ट एग्जांपल है CuCN2 और ZnCN2। तो ये एग्जाम्पल है जब sp हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, 2 लिगेंड्स मेरे पास आ रखे हैं, 2 NH3, यहाँ पे क्या है 2 CN ग्रुप्स आए हैं। ओके, तो नेक्स्ट केस जो है वो है सेकंड, जब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाए? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाए। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। 4 इलेक्ट्रॉन, ओहो हम लोग शेप लिखना भूल गए, सॉरी। एग्जाम्पल से पहले आप लोग शेप्स लिख लो। तो sp के अंदर शेप सिंपल है, लीनियर होगी, और शेप के बाद आप लोग लिख दो एग्जाम्पल्स। इसी तरीके की एक टेबल आप लोगों ने बनाई होगी केमिकल बॉन्डिंग में भी, 11th क्लास का जो टॉपिक है। तो फॉर एग्जाम्पल Ag NH3 पॉजिटिव, तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, नेक्स्ट केस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, और शेप तो सबको पता है इस टाइम पे क्या होगी, शेप विल बी टेट्राहेड्रल। फॉर एग्जाम्पल NiCl4 2 नेगेटिव, और मैं बात करूं NiCl4 2 नेगेटिव, NiCO4 एक्सेट्रा। और देखो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का एक केस और भी हो सकता है। जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है DsP2। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें स्पेशल केस है कि शेप कैसी हो जाएगी, स्केयर प्लेनर। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाएगी और कब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। अभी आप लोग इस टेबल को बस याद कर लो, स्केयर पिरामिडल। अभी इसके जस्ट बाद ही हम लोग समझेंगे कि कब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो DsP2 हो जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में, और कब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। तो स्केयर पिरामिडल का एग्जाम्पल आप लोग लिख लो। फॉर एग्जाम्पल NiCN4 2 नेगेटिव, और उसके बाद लिख लो PtCl4 2 नेगेटिव कोमा PtCN4 2 नेगेटिव, PtCN4 और PtCl4, और कॉपर NH3 2 positive. It is also square pyramidal. It is also a exception. It is a special case. आप इन सबको नोट करो। ओके, फोर्थ केस जो है वो है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाला, जो हम पढ़ लेते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर कंबाइन होंगे तो 2 केस बनेंगे। देखो, एक हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा sp3d2, और
6 वाले केस में जो शेप होती है, ज्योमेट्री जो होती है वो कैसी होती है? मोर करेक्ट टर्म इज ज्योमेट्री नॉट शेप। यू कैन ऑल्सो राइट शेप। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर शेप बनती है ऑक्टाहेड्रल। इतना तो सबको पता ही होगा। sp3d2 और ये जो शेप बनती है इट इज ऑक्टाहेड्रल शेप। और फॉर एग्जाम्पल COF6 3- ये एग्जाम्पल्स हैं। और FeCl6 4-, FeCl6 4-, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ sp3d2। अब sp3d2 जो है इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिन कॉम्प्लेक्सेज में हाइब्रिडाइजेशन हो जाए sp3d2 उनको क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जो बोलेंगे वो अभी समझाएंगे। आप लोग टेबल बना लो पूरी एक बार। और लास्ट जो केस है, मैं इस सेकंड वाले केस को मिटा रहा हूँ, सॉरी फर्स्ट वाले को, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिटा देते हैं। ये जो भी टेबल में हम लोगों ने लिखा है इसको एक एक चीज़ को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग पहले टेबल बना लो। लास्ट जो केस है वो है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाला ही। और जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए D2 sp3, ध्यान से देखो, पहले लिखा था sp3d2, इस बार D को पहले लिख दिया। और D को पहले लिख दिया तो इस बार ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोलेंगे इसको? अभी हम लोग इसको समझ लेंगे। शेप सेम रहेगी इस केस में भी, ऑक्टाहेड्रल। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो नीचे मैंने कौन से लिखवाए थे लिगेंड्स? वीक वाले। F वीक होता है, Cl भी क्या होता है? वीक। इस बार कौन से लिख लेंगे हम लोग? स्ट्रोंग वाले। COCN6 3- और Fe NH3 is also strong ligand, NH3 6 and it is 2+। तो ये एग्जाम्पल है इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज के। देखो दोनों में ऑक्टाहेड्रल शेप, हाइब्रिडाइजेशन भी सिमिलर है, लेकिन D पहले लिखा है और इसमें D बाद में लिखा है। इस बात का मतलब क्या है कि इसके अंदर वाले D मतलब 3D यूज हुआ है और इसके अंदर कौन से वाले D यूज हुए? बाहर वाले D ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? 4D ऑर्बिटल्स इसमें यूज हुए हैं। तो इस टेबल को आप लोग बना लो। अब एक एक केस हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं केस लेके चलूँगा वो आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज मतलब ऑक्टाहेड्रल वाले दोनों केसेज को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल को डिस्कस करेंगे। और एंड में जो एक्सेप्शन मैंने बताया था वो कॉपर वाला, उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो केस 1 में लेके चलता हूँ। केस 1 में क्या था? हाइब्रिडाइजेशन थी sp3d2 मतलब क्या बन रहा था? ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और लोगों को काफ़ी पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आती है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की किस तरीके से कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल बन जाता है, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल बन जाता है। तो इसको ध्यान से सुन लो। जैसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं केस ले लेता हूँ कॉपर का, COF6 3-, ठीक है। अब इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम लोग, तो कैसे निकलेगी? X और एक फ्लोरीन पे -1 चार्ज, तो 6 पे कितना होगा? -6। इट इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स पे? -3, तो X विल बी इक्वल टू +3।
तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई मेरे पास क्या, +3। अब ध्यान से देखो कॉपर +3 मैं कैसे बनाऊंगा। कॉपर +3, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। इस बात में किसी को समस्या नहीं है। सॉरी कोबाल्ट, इट इज कोबाल्ट, इट इज नॉट कॉपर, कोबाल्ट। कोबाल्ट +3 अगर हम लोग बनाएंगे तो देखो कोबाल्ट के अंदर सबसे पहले अंदर वाले सेल्स में क्या होंगे 3D होगा। देखो 4s से इलेक्ट्रॉन्स तो जा चुके होंगे इसके पास, 4s2 था और 3d7 था, तो 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 तो 4s से चले गए। 3D में कितने बच गए होंगे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए होंगे 3D में। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d6। आप लोग इसको बनाओ, हम लोगों ने 3D में ऑर्बिटल्स को बनाया, छह इलेक्ट्रॉन्स को भर देते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 और 1 6। ये था 3D। अच्छा 3D के बाद क्या आता है 4s आता है, जो कि खाली हो चुका है, क्योंकि 4s से तो इलेक्ट्रॉन निकले थे। मैंने स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन निकाले थे यहाँ पे लिखे, वो कहाँ से निकाले थे 4s से। 4s के बाद क्या आता है 4p भी होता है, जो कि खाली होगा, क्योंकि आगे वाले किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं। इसके बाद क्या आएगा 4p, वो भी खाली है। और 4p के बाद क्या आएगा 4d, वो भी खाली है। अब 6 आ रहे हैं फ्लोरीन्स मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए। अब 6 फ्लोरीन्स को कितने ऑर्बिटल चाहिए खाली, 6 ऑर्बिटल्स खाली चाहिए। तो सिंपली क्या होगा, देखो एक फ्लोरीन आएगा, 6 ऑर्बिटल्स अगर इसको खाली चाहिए तो ये 6 जो ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 ऑर्बिटल्स मिलके हाइब्रिडाइज कर जाएंगे और इसका नाम क्या बन जाएगा sp3d2। अब मैं बनाऊंगा कॉपर +3, ये क्या है हाइब्रिडाइज्ड। इसमें देखो 3D तो सेम रहेगा, उसमें वही 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये 4s और 3p और 2d के ऑर्बिटल्स में कंबाइन करके 6 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, जिनका नाम क्या होगा, जिनका नाम होगा sp3d2। 1 2 3 इनका नाम क्या है sp3d2 ऑर्बिटल्स। और 3d ऑर्बिटल अभी भी अलग से रह जाएंगे। देखो 5d ऑर्बिटल्स थी, ये केमिकल बॉन्डिंग में डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए था, केमिकल बॉन्डिंग में सीखा होगा कि 6 ऑर्बिटल्स कंबाइन हो गए, 3 ऑर्बिटल 4d वाले क्या रह जाएंगे एज इट इज, क्योंकि इसके पास 5 थे, 5 में से 2 तो कंबाइन कर गए हाइब्रिडाइज कर गए और बचे हुए 3 ऑर्बिटल्स क्या होंगे एज इट इज अलग से पड़े रहेंगे 4d के। और ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इनका नाम क्या है sp3d2। फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, वो इन 6 ऑर्बिटल्स में डोनेट करेगा। फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कोऑर्डिनेट, एक फ्लोरीन यहाँ पे, दूसरा इस तरीके से। तो इस तरीके से 6 फ्लोरीन इन 6 खाली पड़े ऑर्बिटल्स के अंदर क्या कर जाएंगे, डोनेट कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को। और इनके अंदर फिर अल्टीमेटली कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे 2 2, जो कि फ्लोरीन से आए हैं, जो कि कहाँ से आए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आए ये कहाँ से आया है फ्लोरीन से आया है। तो इस तरीके से मेरी जो है बॉन्डिंग होती है। अब एक चीज़ देखो आप लोग, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन से ऑर्बिटल्स यूज हुए, क्या 3d के ऑर्बिटल यूज हुए या 4d के ऑर्बिटल्स यूज हुए। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 4d के ऑर्बिटल्स यूज हुए, जो कि आउटर ऑर्बिटल्स हैं, जो कि आउटर d ऑर्बिटल्स है। बोलो है या नहीं है, आउटर d ऑर्बिटल्स। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन में आउटर d ऑर्बिटल्स यूज हो जाए तो हम क्या बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और 3d वाले क्या है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सॉरी इनर ऑर्बिटल्स, इनर 3d ऑर्बिटल्स, इनर d ऑर्बिटल्स। तो देखो फ्लोरीन इतना ताकतवर नहीं है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा पाए, अंदर पेयरिंग हो जाए और 3d को खाली करवा पाए। तो फ्लोरीन इतना ताकतवर नहीं है, तो इसको मजबूरी में क्या यूज करना पड़ेगा, आउटर d ऑर्बिटल्स इसको यूज करने पड़ेंगे। मैं बोल सकता हूं कि फ्लोरीन, इसमें एक पॉइंट आप लोग लिख लो कि फ्लोरीन या F- इज नॉट स्ट्रोंग लिगेंड, इज नॉट स्ट्रोंग लिगेंड। और ये स्ट्रोंग क्यों नहीं है, क्यों है, इसके पीछे वीबीटी ने कोई
कारण नहीं बताया। यही वीबीटी का एक ड्रॉबैक था कि वो हम नहीं समझ पाए कि वो किसी लिगैंड के केस में पेयरिंग करवा देता है, किसी के केस में नहीं करवा पाया, इसके पीछे उसने क्या रीजन लिया। तो ये वीबीटी का एक ड्रॉबैक था। तो F- इज नॉट स्ट्रॉन्ग लिगैंड, सो it could not pair electrons in 3D orbitals। मतलब F- स्ट्रोंग नहीं है तो 3D के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की साइड पेयर नहीं करवा पाएगा, 3D खाली नहीं हो पाएगा। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, हमें मजबूरी में 4D को हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लेना पड़ेगा। आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गया तो इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जो भी वीक लिगैंड होंगे सारे के सारे आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो सारे वीक लिगैंड्स क्या करेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाएंगे। तो आप लोग इस पॉइंट को भी लिख सकते हो कि all weak ligands forms outer orbital complex। अच्छा एक बात और, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस केस में, 4 थे भाई, 4 के 4 है। कोई पेयरिंग तो नहीं करवाई ना फ्लोरीन ने, क्योंकि फ्लोरीन तो वीक है, पेयरिंग करवा ही नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए उतने हैं। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसका स्पिन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जिस कॉम्प्लेक्स का मैं बात, और इसका स्पिन और इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो पेयरिंग करवा देता, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचते, तो स्पिन क्या होना था, लो होना था, और मैग्नेटिक मूवमेंट भी खत्म हो जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर पेयर हो गए हैं। तो इसका मतलब मैं ये बोलूँगा कि इस केस के अंदर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सॉरी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज आर फॉर्म्ड। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज मतलब कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, हाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट बात क्या बता रहा था कि मैग्नेटिक मूवमेंट हाई होगा इस केस में। मैग्नेटिक मूवमेंट हाई, भाई मैग्नेटिक मूवमेंट हाई क्यों होगा, इसके पीछे रीजन आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अंदर पेयर नहीं करवा पा रहा है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। और स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण वीबीटी ने बताया नहीं। उसने बस मैग्नेटिक मूवमेंट की जो मेजरमेंट्स थी, एक्सपेरिमेंटल जो डाटा था, उसके बेसिस पे उसने बताया था कि फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग है। इसको आप लोग नोट कर लो। सॉरी, फ्लोरीन मतलब वीक लिगेंड, नॉट स्ट्रॉन्ग। फ्लोरीन इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ओके, अब देखो फ्लोरीन क्या था, नॉट स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। अब हम लोग नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड को लेते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे कि हम लोगों ने ले लिया CN, F की बजाय इस बार हम लोगों ने क्या ले लिया है, CN6। तो 6 साइनाइड साइनो ग्रुप हम लोगों ने ले लिए और इस पे चार्ज क्या गया 3-। तो सेम रहेगा x की वैल्यू +3, कोबाल्ट +3, सेम कन्फिग्रेशन 3D है, इनर ऑर्बिटल्स आउटर ऑर्बिटल्स। इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये है केस 2। अब जब CN आएंगे तो पहले हाइब्रिडाइजेशन होगी। जब CN आएंगे तो CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो पहले ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी क्या करवा देगा, अंदर की साइड पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करवा देता है। उसके पास इतनी ताकत होती है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा। तो अब उसके बाद कोबाल्ट +3 क्या बचेगा, देखो ध्यान से एक बार। कोबाल्ट +3, 3D बना रहा हूँ मैं सबसे पहले। ये जो 3D है, ये 3D ऑर्बिटल है। वो जो फिल्म में 3D होता है ना, 3D मूवीज, वो वाला 3D नहीं है।
तो जैसे यहाँ पे तीन ऑर्बिटल्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर हम लोगों ने करवा दिया, 2 ऑर्बिटल क्या हो गए 3D के खाली। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा आएगा 4s, नेक्स्ट कौन सा आएगा 4p जो कि खाली रहेंगे। 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन थे लेकिन कोबाल्ट +3 जब आया, +3 चार्ज आया तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले किससे निकले थे 4s से निकले थे, तब तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो d से निकला था 3d से। तो 4s भी खाली है, 4p भी खाली है और 4d भी खाली पड़ा है। लेकिन इस बार देखो पिछले केस में पेयरिंग नहीं हो पाई थी तो 3D कंज्यूम्ड था, तो हम लोगों ने 4s और 4p के साथ 4d मजबूरी में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में शामिल किया, उसकी एनर्जी तो काफ़ी हाई होगी। लेकिन इस केस में हमारे पास 3D के 2 ऑर्बिटल्स क्या है खाली पड़े हैं, और तो इस बार हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, इस बार हाइब्रिडाइजेशन में अंदर वाले 3D ऑर्बिटल्स टेक पार्ट करेंगे, दे विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी कोबाल्ट +3। तो अब ध्यान से देखना इसको, अंदर वाले जो 3D ऑर्बिटल वो अकेले रहेंगे, ये ऑर्बिटल जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहेंगे ये 3D। और जो 2 3D ऑर्बिटल्स थे, जो 2 3D ऑर्बिटल्स थे ये एक s के साथ और 3 p के साथ मिलकर हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे D2sp3। 2 D कंबाइन हुए एक s के साथ 3 p के साथ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि D2sp3। 6 ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ। आप लोग देख सकते हो इस बार D अंदर वाले हैं, तो पहले मैं D लिखूंगा, 1 2 3 4 5 और 1 6। इस केस में क्या हुआ है अंदर वाले D यूज हुए, तो इसको नाम क्या दे दूंगा मैं D2s और बाद में P3। और पिछले वाले केस में जब केस 2 अगर मैं डिस्कस कर रहा था, सॉरी केस 1, तो उसमें हम लोगों ने 4D को यूज़ किया था, तो sp3d2 लिखा था। और इसके बाद 4D को हमारे पास इस बार कोई भी यूज़ नहीं है, 4D एज इट इज जैसा वो था वैसा ही पड़ा रहेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस बार हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अंदर वाले d ऑर्बिटल्स यूज हो गए, इनमें 6 CN आएंगे और क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे। 6 ligands will come and donate in these empty orbitals। और इस तरीके से मेरे पास मेटल के पास ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फुलफिल हो जाएंगे। ये केस 2 था जब हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा बना, इनर ऑर्बिटल, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी D2sp3, और कॉम्प्लेक्स कैसा बना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है इसको, क्योंकि इस बार हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अंदर वाले d ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, बाहर वाले d ऑर्बिटल्स यूज नहीं हुए। तो स्ट्रॉन्ग वाले केस के अंदर अंदर वाले d ऑर्बिटल्स यूज होंगे, बाहर वाले d ऑर्बिटल्स यूज नहीं होंगे। अच्छा एक बात और देखो, स्ट्रॉन्ग वाले केस में इलेक्ट्रॉन्स पहले अनपेयर्ड थे, अब क्या हो गए पेयर्ड, तो अल्टीमेटली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे नहीं क्योंकि पेयरिंग हो गई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो मतलब स्पिन क्या होगा लो, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही स्पिन होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन तो आपस में कैंसिल, स्पिन लो, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी लो। तो नेक्स्ट जो मैं आप लोग लिख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स pairs electrons of inner d orbital and empty inner d orbitals, टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। और नेक्स्ट बात मैंने क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं तो स्पिन क्या हो जाएगी लो। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इस वाले केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज फॉर्म्ड, क्यों, बिकॉज लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही स्पिन होती है, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन तो आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी कम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब बोल सकता हूँ कि इन वाले कंपाउंड्स का मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट भी इनका लो होगा, कम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन होंगे और उनका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा, लो। ये सब बातें, इससे नेक्स्ट जो थ्योरी आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसने और भी अच्छे तरीके से इन सब बातों को समझाया और वहाँ पे हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग है, कुछ लिगेंड्स क्या है, वीक है। वो किस बेसिस पे हम लोगों ने किसी लिगेंड को स्ट्रॉन्ग बताया, किसी लिगेंड को वीक बताया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे। ओके, देखो 6 लिगेंड्स वाला जो केस था, मतलब ऑक्टाहेड्रल वाले दोनों केसेज हम लोगों ने कर लिए। अब जब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, वो वाला केस हम लोग डिस्कस करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब है कि जब या तो टेट्राहेड्रल शेप बनेगी या फिर स्क्वायर प्लेनर, तो उन केसेज को हम लोग पढ़ते हैं। देखो वैसे तो नॉर्मली तो टेट्राहेड्रल शेप ही बनेगी, लेकिन चेंज कहाँ आएगा, आप लोग उन केसेज को समझने से पहले एक चीज़ आप लोग समझ लो, इसको एक पॉइंट बना के लिख लो उन केसेज को समझने से पहले, कि जब भी मेरे पास 3D8 आ जाए, मतलब चेंज कहाँ आएगा, जब 3D8 आ जाए, कॉन्फ़िगरेशन आ जाए 3D, मतलब थर्ड सेल ही होना चाहिए, फोर्थ सेल नहीं। तो 3D8 जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के साथ, वो विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जैसे कि CN के साथ। अच्छा, इसके साथ आप लोग लिख लो साथ में 4s0, 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, मतलब 4s0 3D8 अगर कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, पूरा ऐसे लिखो 4s0 3D8 अगर कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे कि CN- के साथ या फिर NH3 के साथ या फिर CO के साथ, इन सब के साथ वो क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, या फिर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर शेप कैसी आई थी, स्क्वायर प्लेनर शेप। याद रख लो भाई, 3D8 मतलब 4s0 3D8 अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के साथ है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि इसकी जैसे 1-2 एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग कि NiCN4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे निकल आप लोग देख लेना, निकल में 4s में 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, D में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और CN क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और अगर 4 लिगेंड आ गई तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। कोमा नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि NiNH3 4 2 पॉजिटिव। इनको हम लोग पढ़ लेंगे, अभी कोई समस्या वाली बात नहीं है, इनको अलग अलग केसेज बना के हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अगर कभी मेरे पास ऐसे दूसरा केस आ गया 4s0 और 3D8 आ जाए विद वीक लिगेंड्स, तो उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन सिंपल होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसके पीछे भी सेम कारण है कि वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, और इसमें sp3 कैसे हो जाएगी, इसको केस को हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप कैसी होती है भाई, टेट्राहेड्रल। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो NiCl4 2- इसका एक एग्जांपल है, NiCl4 2-। नेक्स्ट केस देखो, जब 3D8 की बजाय मान लो 4D या 5D अगर यूज हो जाए, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाए, 4D8 और 5D8 आ जाए, और साथ में जैसे इनके साथ जो भी s ऑर्बिटल्स होंगे वो 0 रहे, तो उस केस के अंदर मतलब 4s में तो 0 और 4D में 8 या 5D में 8, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो विद स्ट्रॉन्ग या फिर वीक, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या रहेगी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स बनेगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं
पीटी जो है वो कौन सी सीरीज का आता है, 4D या 5D सीरीज में आते हैं पीटी एंड पीटी। तो पीटी को चाहे हम लोग CN के साथ ले लें, CN तो स्ट्रॉन्ग है, इसके केस में भी क्या बनाएगा DsP2, या फिर पीटी को हम लोग वीक के साथ ले लें, पीटी और जैसे साथ में ले लिया Cl4 2 नेगेटिव। देखो दोनों ही केस में क्या बना रहा है पीटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, हमने वीक लिया स्ट्रॉन्ग लिया है DsP2, मतलब 4D और 5D के जो भी मेटल्स होंगे अगर वो D8 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रेजेंट है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन DsP2 ही होगी, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा था, मतलब डिफरेंस आ रहा है कहाँ पे, 3D8 वाले केसेज में। 3D8 वाले केसेज में 3D के अंदर अगर मैंने स्ट्रॉन्ग लिया तो DsP2, लेकिन वीक लिया तो sp3। इन केसेज को हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा एक लास्ट केस और बता देता हूँ, अगर ये 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, अगर 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए और साथ में 3D में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी और शेप विल बी टेट्राहेड्रल। फॉर एग्जाम्पल जैसे NiCO4, इसको भी हम लोग अलग से केस बना के डिस्कस कर लेंगे। अल्टीमेटली हमारे पास 4 केस बनेंगे, एक तो बनेगा फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला 3D8 विद वीक लिगेंड्स, एंड नेक्स्ट बनेगा विद स्ट्रॉन्ग 4D और 5D8 विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, और नेक्स्ट क्या बनेगा जैसे NiCO4 को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसमें 4s2 आ गया 3D8 के साथ, तो आप लोग बोलोगे देखो ये निकल CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो इसको मैंने किस में लिखवाया था, कार्बन मोनोऑक्साइड को मैंने लिखवाया था कहाँ पे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में। तो स्ट्रॉन्ग वाले केस में क्या बनना चाहिए DsP2, लेकिन यहाँ पे 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp3, और ये क्यों आएगी इसको अभी हम लोग समझ लेंगे एक केस बना के। अब इन पॉइंट्स को याद रख लो और इनको नोट कर लो। ओके केस 1 को डिस्कस करते हैं, सॉरी ये केस 3 हो गया हमारा, 2 केस हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। केस 1 है NiCl4 और इस पर चार्ज क्या आएगा 2 नेगेटिव। आप लोग सबसे पहले जल्दी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो निकल पे चार्ज मान लेता हूँ x, Cl पे -1, तो 4 Cl पे -4, इट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स दैट इज -2, x विल बी इक्वल टू +2। अब निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूँ, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, मतलब कि 4s2 एंड 3d8। अब इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब कि s वाले इलेक्ट्रॉन्स चले गए, पहले s के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बाद में d के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स चले गए, मतलब 4s में क्या आ गया 0, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स अब मेरे पास आ गए हैं। अब मैं निकल के लिए बनाता हूँ इसका कॉम्प्लेक्स, 1 2 4 और 5, ये 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो पहले लिखेंगे 5 अनपेयर्ड, 6th 7th एंड 8th। ओके नेक्स्ट इज 4s, नेक्स्ट इज 4x एंड नेक्स्ट इज 4p। ओके अब देखो लिगेंड कौन सा लग रहा है Cl वीक होता है, Cl कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड जो है वो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, मतलब d ऑर्बिटल्स एज इट इज रहेंगे। अब 4 Cl को लेके आने इलेक्ट्रॉन्स को, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन होगी तो एक s और 3 p कंबाइन करेंगे। देखो जब 4 लिगेंड आएंगे तो 4 ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे, जब 6 लिगेंड्स आएंगे तो 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे, क्योंकि हमें 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए थे और इसमें भी हमें क्या चाहिए 4 खाली ऑर्बिटल्स, तो एक s और 3 p कंबाइन करेंगे, d वाला खाली अभी है नहीं। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट बनाता हूँ हाइब्रिडाइज्ड निकल +2 चार्ज भी है इसके ऊपर, तो d ऑर्बिटल्स तो सेम रहेंगे, और एक s और तीनों p कंबाइन कर जाएंगे और क्या बनाएंगे sp3, ये बना दिया sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। एक s ने और 3 p ने कंबाइन करके, और 4 Cl लिगेंड्स आएंगे जो कि इसके अंदर क्या करेंगे डोनेट कर देंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके अंदर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में इस तरीके से मिलेंगे हमें। तो ये केस था वीक लिगेंड का, मतलब कि 3। ये कौन सा केस था, हम लोगों ने किसका केस डिस्कस किया है, ये केस है
3D8 with weak ligand, 3D8 with weak ligand। अब इससे नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग 3D8 विद स्ट्रोंग लिगेंड, जो कि केस नंबर क्या हो जाएगा 4th। तो केस नंबर 4th हम लोग देखते हैं, जब हम लोगों ने यहाँ पे CN ले लिया, CN मतलब कि साइनाइड, साइनो ग्रुप, CN इज स्ट्रोंग लिगेंड, NiCN4 2 नेगेटिव। सेम केस है, इस बार भी निकल पे चार्ज +2 आएगा, x - 4 = -2, x विल बी +2, लेकिन इस बार लिगेंड कैसा आ गया है, स्ट्रोंग आ गया है। तो ये वाला केस जो है 3D8 है स्ट्रोंग लिगेंड के साथ। अब स्ट्रोंग लिगेंड क्या करवाएगा, इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन की क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा यहाँ पे। अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा इसमें, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे पेयर, और पेयर होने के बाद देखो क्या होगा, ये एक ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा हमारे पास। 1 2 3 4s और 4p क्या रहेंगे, खाली। ये हाइब्रिडाइज नहीं है अभी। अब इस बार हमारे पास एक d भी खाली हो गया है, तो ये जो 3d ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट फिर करने लगेगा, एक s के साथ और 2p के साथ मिलके। देखो हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो 1 2 3 एंड 4 4 ऑर्बिटल्स मुझे मिल गए। एक जो बचा हुआ p है वो अलग से रह जाएगा अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में। CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, उसने d को खाली करवा दिया, d अब खाली है, हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करने लगेगा। तो अब देखो नेक्स्ट मैं बनाऊंगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड निकल +2 एटॉमिक नंबर 28। इसमें तो 4 जो d ऑर्बिटल्स थे 3d ऑर्बिटल्स वो अलग से रहेंगे, और एक d एक s और 2p मिलके बनाएंगे dssp2, और एक 4p क्या रहेगा, अलग से खाली रहेगा एक 4p। अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए, इनमें CN आएंगे और क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवा देंगे। 4 CN इसमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसमें इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे, और इस तरीके से मेरे पास बन जाएगा NiCN4। और अब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, इसमें शेप कैसी होती है, इसके अंदर शेप आएगी स्क्वायर प्लेनर। इसकी शेप को याद कर लो, इसकी शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। अच्छा अगर कोई पूछे इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर क्यों होगी, तो देखो sp3 की शेप टेट्राहेड्रल क्यों थी, क्योंकि उसमें रिपल्सन्स कम होती है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल सिंपल केस है। वेस्पर थ्योरी तो सबने पढ़ी होगी, जब भी 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, मतलब 4 तरफ से बॉन्ड बनेगा, तो चारों बॉन्ड एक दूसरे के साथ कैसे होने चाहिए, टेट्राहेड्रल, तभी डिस्टेंस जो होती है सब में मैक्सिमम होती है और रिपल्सन्स कम होते हैं। ये टेट्राहेड्रल शेप है, सबके बीच में 109.28 डिग्री का एंगल, और इस टाइम पे जो सभी जो लिगेंड्स हैं, आने वाले लिगेंड्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे, उनमें रिपल्सन्स कम होंगी। ये जो होता है ना DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ये एक स्पेशल केस है किसका, ऑक्टाहेड्रल का। आप पूछ सकते हो कि सर इस बार स्क्वायर प्लेनर क्यों हो गया, इस बार रिपल्सन्स कहाँ चली गई, तो हम लोग देखो ये जो है ये स्पेशल केस है किसका, ऑक्टाहेड्रल का। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, मेटल के 4 तो लिगेंड्स आते हैं इसके प्लेन के अंदर से, और एक लिगेंड आता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन बाहर की तरफ से, और एक लिगेंड आता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन अंदर की तरफ से। पढ़ा है तुम लोगों ने ये सब। अब देखो ये स्पेशल केस कैसे है, ये 2 लिगेंड चले जाएंगे दूर, गायब हो जाएंगे, और बस ये शेप बनी रह जाएगी स्क्वायर प्लेनर। यहाँ से ये शेप आती है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर जो है ना एक एक्सट्रीम केस है ऑक्टाहेड्रल का, कि 2 लिगेंड रिपल्सन्स के कारण इतने दूर चले गए, बॉन्ड टूट फूट के उनके कहाँ हो गए, खत्म हो गए, 4 ही बॉन्ड रह गए। इस टाइम पे ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर है कॉम्प्लेक्स। तो ये इसलिए इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर होती है क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल से जनरेट हुआ है। तो आप सबको समझ आया होगा ये बात। अब देखो नेक्स्ट जो केस है वो ये है कि केस 5 जो है उसमें मैंने क्या बताया था, चाहे आप लोग PtCl4 ले लो, मतलब 4d या 5d के एलिमेंट को आप लोग वीक लिगेंड के साथ ले लो, या फिर उसको आप लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ ले लो, हमेशा क्या बनेगा, सेम ही केस बनेगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं
कि देखो इस थ्योरी से हम लोग इस बात को नहीं समझा पाएंगे, ये समझ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या करती है, वो डी ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कर देती है कि कुछ डी ऑर्बिटल्स एनर्जी में नीचे आ जाएंगे, कुछ डी ऑर्बिटल्स एनर्जी में ऊपर चले जाएंगे। तो एक्चुअली 4D और 5D 8 जो होते हैं इनके अंदर स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन अपने आप बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, तो चाहे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, ये एक जो ऑर्बिटल है ये खाली ही रहेगा, चाहे हम लोगों ने PtCl4 लिया हो या फिर PtCN4 लिया हो। मतलब ये स्प्लिटिंग वाले तरीके से हम लोग इसको समझा सकते हैं कि चाहे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, ये 4 ऑर्बिटल्स अलग आ जाएंगे, इनमें स्प्लिटिंग अलग तरीके से होती है। एक्चुअली 4D कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये 3 ऑर्बिटल्स है, ये भी फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं, 2 नीचे 1 ऊपर, फिर ये दोनों भी स्प्लिट हो जाते हैं, बाद वाले दोनों, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो एक ये जो ऑर्बिटल है ना, ये एनर्जी में बहुत ऊपर चला जाता है, मतलब ये खाली रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नीचे वाले में पेयर हो जाएंगे। तो ये चाहे Cl स्ट्रॉन्ग ले लो या वीक ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हर केस में पेयरिंग होगी ही होगी और स्केयर प्लेनर ही कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये केस 5 है, ये बिल्कुल मतलब इसको आप लोग पॉइंट की तरह याद कर लो अभी के लिए। ओके, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट केस की तरफ, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे केस 5 को हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अब नेक्स्ट इज केस नंबर 6 है NiCO4, केस नंबर 6, जिसके लिए हम लोग बोल लेते हैं NiCO कार्बन मोनोऑक्साइड 4। अब देखो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है 0 क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो ए न्यूट्रल लिगेंड। तो X + 0 = 0 और X = 0, मतलब निकल पे चार्ज क्या है इस बार 0। तो निकल पे चार्ज 0 है, तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि निकल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है भाई, 4s2 and 3d8, क्योंकि इस बार इस पे +2 चार्ज नहीं है, तो S वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी इस बार इसके पास ही है। तो अब हम लोग बनाते हैं निकल को, निकल +2 नहीं है इस बार, अकेला निकल है। तो इस बार क्या होगा देखो ध्यान से, 1 2 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पहले 5 अनपेयर्ड, फिर 3 में पेयरिंग हो जाएगी, और इस बार फिर 4s के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आप लोग इस बात को समझो, इस बार फिर 4s में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और 4s के बाद क्या आएगा 4p जो कि खाली पड़ा है। अब आप लोग बोलोगे CO तो बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, ये तो पेयरिंग करवा देगा। भाई सही बात है, पेयरिंग तो करवा देगा, लेकिन पेयरिंग करवाएगा इन वाले 2s इलेक्ट्रॉन्स की अंदर की साइड। बोलो करवाएगा या नहीं करवाएगा? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके क्या कर जाएंगे, पेयरिंग कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि CO क्या है, CO स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब जो निकल बनेगा इस बार कैसा बनेगा, ध्यान से देखो इसको, निकल 28। तो इस बार अंदर ही अंदर क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। और आप लोग देख सकते हो 3D क्या हो चुका है, फुल भर चुका है। मतलब पेयरिंग तो करवा दी, लेकिन पेयरिंग के बाद भी क्या हम 3D को खाली करवा पाए, नहीं करवा पाए। इस बार 4s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। तो इसका मतलब इस बार पेयरिंग करवाने के बाद भी मेरे पास 3D खाली नहीं हो पाया, तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन मजबूरी में क्या करनी पड़ेगी, एक तो S को कंबाइन करना पड़ेगा किसके साथ, P के साथ। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक S और 3P ही कंबाइन करेंगे, तो पेयरिंग होने के बाद भी पेयरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बार मैं क्या करूँगा, मतलब पेयरिंग तो हो गई इस बार भी, लेकिन तब भी हम 3D को खाली नहीं करवा पाए। तो उसके बाद अब मैं नेक्स्ट बनाता हूँ हाइब्रिडाइज्ड निकल 28। तो भाई 3D तो सेम रहेगा, इस बार भी 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फुल भरा रहेगा 3D। और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन चुके हैं sp3। sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है। sp3 और इसके अंदर जो लिगेंड्स हमारे CO वो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, सेम केस। और इसके अंदर डोनेशन के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इस बार देखो मैंने क्या बताना चाहा इस केस में कि जब 4s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, जब 4s में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है,
तो चाहे 3D8 के अंदर को COI CLI, हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, हमेशा sp3 रहेगी, क्योंकि इस बार s में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को भी तो कहीं लेके जाएंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम अंदर 3D में ले आएंगे। पेयरिंग तो करवा दी क्योंकि लिगेंड क्या था, स्ट्रॉन्ग था, लेकिन पेयरिंग के बाद भी एक s और 3 p को ही हम खाली करवा पाए हैं, 3D वाले ऑर्बिटल्स को खाली नहीं करवा पाए हैं। तो ये केस है जब s में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तब स्पेशल केस बन जाएगा। तो ये वो स्पेशल केस है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक एक्सेप्शन को, और लास्ट केस जो है 7th केस वो एक्सेप्शन है, वो सबसे अलग है। और देखो जितने भी केसेज मैंने करवा दिए, मैं कहता हूँ कि इससे बाहर कोई केस नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं केसेज के अंदर से एक आएगा, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा केस है ये। तो ये एक्सेप्शन वाला केस जो है ये सबसे अलग किस तरीके से है, देखो इसको ध्यान से समझो। कंपाउंड है मेरे पास CuNH3 2 पॉजिटिव, NH3 इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ मैं, तो X प्लस NH3 पे चार्ज 0, इट इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स पे +2, X इज इक्वल टू +2, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। कॉपर की आउटर मोस्ट सेल की कन्फिग्रेशन में दिख देता हूँ, ये होता है 4s1 3d10। एक्सेप्शन होता है S से एक इलेक्ट्रॉन D में पहुँच चुका होता है। इसमें सबको ये बात तो याद होगी कि एक्चुअली ये होना चाहिए 29 एटॉमिक नंबर है, तो 4s2 3d9, लेकिन S से एक इलेक्ट्रॉन D में पहुंच जाएगा ताकि ये क्या हो जाए, फुली फिल्ड। ये तो सबको पता होना चाहिए। अब +2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो रखे हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से हटाएंगे, S से, मतलब 4s में 0 इलेक्ट्रॉन और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे भाई, इसमें 9। तो इसका मतलब कॉपर जो है उसके पास 3d में 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इस बात तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब ध्यान से देखो इसके हम किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। Cu29 और 2 पॉजिटिव पे चार्ज है, तो ये एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। 3D में हम लोग बनाएंगे। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर देते हैं। 3D के बाद 4s जो कि खाली हो चुका था, हम लोगों ने खुद देखा है, इसको चेक किया है, एक इलेक्ट्रॉन था 4s के अंदर, वो बाहर हमने खुद भेजा है 4p। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास क्या आ गए, 9 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अब देखो भाई 9 इलेक्ट्रॉन्स तो 3D के अंदर है। अब आप लोग बोलोगे 4 लिगेंड लेके आने हैं, तो 4 लिगेंड लेके आऊँगा तो कहाँ लेके आऊँगे आप लोग बताओ, एक S में और 3 P में, बोलो। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। चलो ठीक है, मान लेता हूँ हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। तो हमारी स्टडीज़ के अनुसार, हमने जो भी अभी तक पढ़ा उसके अनुसार हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए थी, sp3, क्योंकि अंदर कुछ पेयरिंग होने के चांसेस नहीं है। ऐसा थोड़ी है इसे एक इलेक्ट्रॉन को अंदर पेयर करवा दूंगा 3 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, एक S खाली दिख रहा है, 3 P खाली दिख रहे हैं, तो हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन और शेप कैसी बता देंगे इसकी, टेट्राहेड्रल। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इस कंपाउंड की शेप कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर। ये गलत हो गया। एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इसकी शेप कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर शेप को किसी तरीके से तो समझाना पड़ेगा, तो हम लोगों ने बोला कि जब भी ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो इतनी एनर्जी हमें मिल जाती है कि ये जो D इलेक्ट्रॉन है ये उठ के कहाँ चला जाए, एक P ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा। मतलब कि कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान, अब एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा को, कि कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान D से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ पे, नेक्स्ट वाले P में। जो एनर्जी कंपाउंड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, तो उस रिलीज एनर्जी के कारण ये D से इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाएगा कहाँ पे, P में, नेक्स्ट वाले में। तो हमारे पास एक D क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और एक 4s भी क्या हो जाएगा, खाली। और ये जो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, ये कहाँ पहुंच गया, P ऑर्बिटल के अंदर पहुंच गया। भाई आप लोग देख सकते हो, ये एक्साइटेड स्टेट है। ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट। अब देखो एक D खाली हो चुका है, एक S और 2P, 4P भी क्या हो चुका है, खाली। ये सारे हाइब्रिडाइज करेंगे और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कॉपर +229 वो क्या रहेगा, आप लोग देख सकते हो,
भाई 4 तो डी ऑर्बिटल एज इट इज़ रहेंगे। जो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया वो अपने जैसे था वैसे ही रहेगा, तो इनके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। लेकिन एक हाइब्रिडाइज कर गया एस के साथ और 2 पी के साथ, तो ये बन चुका है DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल। और एक जो 4p था जिसके अंदर वो एक्साइटेड वाला इलेक्ट्रॉन एज इट इज पड़ा रहेगा, वो ऐसे है। और अब जो मेरे पास 4 NH3 जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड थे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे इन 4 पोजीशंस के अंदर। तो इस तरीके से मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अब देखो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन आ चुकी है DsP2। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन को मैं देख के कह सकता हूँ कि इसकी शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। और एक्सपेरिमेंटली भी इसकी शेप कैसी आई थी, स्क्वायर प्लेनर। तो ये जो रिजल्ट है ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। हम लोग थ्योरेटिकली अगर चले इसको बिना एक्सपेरिमेंट को देखें तो हमारे पास इसकी शेप कैसी आ जाती, टेट्राहेड्रल, जो कि गलत है। तो इसको इस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जितने भी केसेस बनते थे हमने सबको डिस्कस कर लिया है और इससे बाहर कोई केस नहीं बनेगा। ओके, थैंक यू।